पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में इन दिनों क्या चल रहा है चुनावी सियासत के बीच, यह आप देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और बिहार वासी भी समझ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की यूएसपी 3 मोर्चों पर थी। वह स्वयं कहते थे कि मैं 3C से समझौता नहीं करता, क्राइम, करप्शन एंड क्रिमिनलिज्म से। तो देखिए, जो पहले दो हैं, क्राइम एंड करप्शन, इन मोर्चों पर नीतीश कुमार अब फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं और कई तरीके से यह सिद्ध और प्रमाणित हो रहा है। यह इस बात की गवाही भी दे रहा है कि नीतीश कुमार पहले जैसे थे, शारीरिक और मानसिक अवस्था के कारण वैसे नहीं रह गए हैं। इसके कारण यह दिन बिहार को देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह कि केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप जिस तरीके से बिहार में बढ़ा है एनडीए की सरकार में, और निशाने पर वैसे विभाग हैं, वैसे प्राधिकारी हैं जो जेडीयू खाते के मंत्रियों के विभाग हैं। कल आपने देखा, ईडी की रेड हुई, 4 नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई, रात तक नोटों की गिनती चल ही रही। इसके पहले संजीव हंस फंसे, जेल में ही हैं। चाहे ऊर्जा विभाग की बात कर ले, चाहे भवन निर्माण विभाग की बात कर ले। और फिर पूरे बिहार में जिस तरीके की चर्चाएं, जिस तरीके की खबरें आती रहती हैं, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार सदाचार बन गया है। और केंद्रीय एजेंसियों को देखिए, ऐसा नहीं, यह बात नहीं कि शिकायतें बिहार में भाजपा खाते के मंत्रालयों में नहीं है, लेकिन उधर कोई नहीं देखता है। और नीतीश कुमार तो बकस देने वाले मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं। जब आपको याद होगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तबादलों की सूची को लेकर कितना बड़ा बाबेला मचा था। चाहे राम सूरत राय हो, चाहे राम नारायण मंडल हो, चाहे महागठबंधन की सरकार में आलोक कुमार मेहता हो, सूची को रद्द कर नीतीश कुमार ने निपटारे का खात्मा कर दिया था। लेकिन केंद्रीय एजेंसियां घुस जा रही हैं और बदनामी तो हो रही है। और जिस तरीके से अंचल कार्यालय से लेकर पुलिस महकमे में लोग परेशान हैं, हमने पहले भी बताया था कि देखिए, आजकल तो एक एक सर्किल ऑफिसर 52-52 लाख रुपयों की रिश्वत मांग रहा है। तो कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है। और यह यूएसपी, जैसे हमने कहा कि भ्रष्टाचार सदाचार हो गया है, अब बिहार में लोगों का आम नजरिया यह बन गया है कि यह प्राधिकारी पैसा लेकर काम तो कर देता है। बिना पैसा लेकर काम करने वाले प्राधिकारियों की गिनती अंगुली भर, मतलब अंगुलियों पर आप गिन सकते हैं। लेकिन यह स्थिति 2005 से 2010 के बीच नहीं थी। नीतीश कुमार की हनक, नीतीश कुमार की सत्ता का इकबाल इतना मजबूत था कि लोग डरते थे, भय खाते थे। लेकिन अब सब आजाद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रदेश का मुखिया है वह बहुत सुध लेने की स्थिति में नहीं है और उसे बहुत कुछ जानकारी। कल आपने वह वीडियो फिर देखा कि किस तरीके से वह हाथ जोड़े हुए थे, कैसे विजेंद्र प्रसाद यादव उनका हाथ नीचे करा रहे थे। वह वीडियो भी आपने देखा कि किस तरीके से वह माले के विधायकों से बातचीत करना चाह रहे थे और विजय कुमार चौधरी जो साथ में रहते हैं बिल्कुल साए की तरह, वह कह रहे थे चलिए चलिए। और नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कैमरा बंद करा रहे थे। तो ये सब जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, रिश्वतखोरी, चाहे एनएचआई का मसला हो, चाहे आपने वह भी देखा होगा कि बिहार में बैठे लोग इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर पकड़े गए थे जी। तो बिहार में भ्रष्टाचार सदाचार बन गया है। और भ्रष्टाचार देखिए, भाई लोग कहते हैं सांसद निधि में और विधायक निधि में कमीशन कितना बढ़ गया, उस पहलू की भी आप चर्चा अवश्य करेंगे कि बिहार में टेंडर में 20% बिलो। जब यह स्थिति होगी तो निर्माण की क्वालिटी क्या होगी, पुल गिरेंगे ही और सड़कें ध्वस्त होंगी ही होगी। अजीत जी, आवाज नहीं आ रही है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो पहले पहले हम लोग भ्रष्टाचार के जितने जो मुद्दे हैं और उनको लेकर के हम लोग चर्चा करें, उससे पहले इस पूरे मामले में दो बातें, दो दो जो धारणा है, जो निष्कर्ष भी जी हमारा कह सकते हैं।
और उसके जो राजनीतिक पहलू हैं, उन पर हम पहले एक टिप्पणी करना चाहते हैं। उसमें 2 बातें जो हमारी हमको महत्वपूर्ण लग रही हैं, वो ये जी। है कि जब तक नीतीश कुमार खुद से सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे या हुँ, उनका अपना सिस्टम मॉनिटर कर रहा था, जो सिस्टम पूरी तरह से उनकी कमांड में था, तब तक भ्रष्टाचार भी रुका हुआ था और किसी केंद्रीय एजेंसी की ये हिम्मत भी नहीं हुई कि वो आकर के और नीतीश कुमार की सरकार के किसी विभाग की कार्रवाई की जाँच करे। चाहे बिल्कुल, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में रहे, तब भी कोई केंद्रीय एजेंसी इसलिए नहीं घुस सकी क्योंकि नीतीश कुमार का कंट्रोल था और नीतीश कुमार के बारे में एक धारणा थी कि उनकी आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे ऐसी खुली लूट नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही मॉनिटर कर रहे थे और जब हुँ, मुखिया खुद ही मॉनिटर कर रहा है तो जो सत्ता पर बैठा हुआ है, जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है सत्ता में, वो फिर पार्टीजन नहीं करता है, वो फिर भेदभाव नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता है। वो ये बिल्कुल। काम नहीं कर सकता है कि अमुक आदमी हमारा दुश्मन है, उसको फंसाना है, अमुक आदमी हमारे साथ हुँ, है तो उसको बचाना है। ये काम नहीं कर सकता है जो आदमी खुद ही मुखिया है। जी। लेकिन जब मुखिया की पावर ट्रांसफर होगी, देखिए जब आप हम इसको एक दूसरी उपमा से समझाते हैं, मान लीजिए कि आप संपादक हैं, मालिक हैं, तो आपके बिल्कुल, लिए आपके सारे रिपोर्टर बराबर हैं। जी। लेकिन किसी दिन ये हो सकता है कि आप अपने नीचे कोई संपादक रख दें, तो हुँ, संपादक किसी 2 रिपोर्टर को बहुत ज़्यादा तरजीह देने लगे जो उसके घर पर कुछ चीज़ें पहुँचाता हो और 2 बिल्कुल। रिपोर्टर के साथ अन्याय करने लगे। तो ये संपादक तो कर सकता है जिसको आप अपॉइंट करेंगे और आपका हुँ, मॉनिटरिंग आपकी कम हो जाए, लेकिन आप खुद बिल्कुल। नहीं कर सकते। तो जब हुँ, नीतीश कुमार मालिक थे तो ये चीज़ नहीं होती थी। नीतीश कुमार की पावर जैसे ट्रांसफर हुई, डेलीगेट हुई दूसरे लोगों को, अधिकारियों को हुँ, खास तौर से, उनके सलाहकारों को, तो उनका अपना इंटरेस्ट दूसरा हो गया। उनको वो पक्षपात करने लगे। हुँ, उनके लिए कुछ अधिकारी बहुत प्रिय हो गए और कुछ अधिकारी उनकी आँखों को खटकने लगे। ये जो बिल्कुल। आपने जिक्र किया संजीव हंस के यहाँ छापे का, वो छापा इसी वजह से पड़ा था, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे थे, जो इनको संजीव हंस खटक रहे थे। जी। और ये बात आपको बताएं, एकदम हॉर्सेज माउथ की बात है और आपके सामने की बात है, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। हुँ, हॉर्सेज माउथ की बात है, जेडीयू के बहुत महत्वपूर्ण सोर्स ने कहा कि बिल्कुल। मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी से छापा पड़ा। जी, जी, जी। मतलब पहला संजीव हंस का जो छापा पड़ा वैसा नहीं था, केंद्रीय एजेंसी हुँ, डायरेक्ट पहुंच, मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी दी गई। तो मुख्यमंत्री बिल्कुल। कार्यालय से नीतीश कुमार तो मंजूरी नहीं दे सकते थे, नीतीश हुँ, कुमार रहते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन जो जी। दूसरे लोग बैठे थे, उनकी नजरों में वो खटक रहे थे तो उनके यहाँ छापा हुँ, मरवा दिया। तो जब आपने बिल्कुल। एक बार रास्ता खोल दिया, जब आपने एक बार केंद्रीय एजेंसी को रास्ता दिखा दिया, तब तो सबको पता चल गया ना कि अब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ जी। एकजुटता नहीं है और वहाँ नीतीश कुमार का मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये हुँ, एक जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से केंद्रीय एजेंसियों को मौका मिला है, वो कारण ये है कि नीतीश कुमार की निगरानी कम हो गई, उनके पावर वो अपना देखना बंद कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अपने नीचे जिन लोगों को पावर दिया, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ अधिकारी उनके प्रिय हैं और कुछ उनकी आंखों को खटक रहे हैं। तो एक तो ये बात है, बिल्कुल। पहली बात। जी। हुँ, दूसरी बात क्या है कि ये इस तरह के जो करप्शन है, ये इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं। आप देखिए कि जब छोटे-छोटे करप्शन होते हैं, जो लोकलाइज्ड करप्शन जिनके बारे में हम पहले एक दिन और बात कर रहे थे, उसकी बिल्कुल। इतनी बड़ी खबर नहीं बनती है। वो हुँ, वो जो करप्शन आम आदमी रोज भुगत रहा है, उसकी बड़ी खबर नहीं बनती है। वो तो बेचारा जी। जाता है सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, थाने में और कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के पैसे देके अपना काम करा के आता है। वो हुँ, मन ही मन इस बात की गांठ बांधे रहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है, उसकी खबर नहीं बन पाती है। जब बिल्कुल। इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तब फिर उसकी आत्मा को संतोष मिलता है, उसको चैन मिलता है, उसको ये लगता है कि ये देखिए ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, और तब हुँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका जो गुस्सा है वो प्रकट होता है। फिर वो बिल्कुल। कहना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ भी हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, अरे चारों तरफ लूट मची हुई है। तो ये हुँ, बड़े छापे होते हैं, बड़ी कार्रवाई होती है जिसमें नोट गिनने की मशीनें लगती हैं और नोट गिने जाते हैं और एजेंसी अपना नाम लिखती है नोटों से, उससे उससे कोई बहुत हासिल नहीं होता, उससे करप्शन नहीं रुकता है। लेकिन हुँ, उसका फायदा ये होता है कि करप्शन के शिकार, छोटे-छोटे लोकलाइज्ड करप्शन के जो शिकार लोग होते हैं, उनका गुस्सा प्रकट होता है। उनको ये बात कहने का मौका मिलता है कि देखिए कितनी लूट मची हुई है। इसका बड़ा बिल्कुल। राजनीतिक नुकसान होता है। बहुत बारीक बात है, लेकिन राजनीति में ये चीज़ बहुत नुकसान करती है। आप जी। परसेप्शन के स्तर पर, धारणा के स्तर पर आम आदमी को ये भरोसा दिला देते हैं कि हाँ, ये सरकार सचमुच भ्रष्ट है। इस सरकार में करप्शन हो रहा है। अन्यथा एक आदमी जो करप्शन झेले रहता है ना, वो समझता है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, दूसरे के तब तो साथ नहीं हुआ हो सकता अजीत जी, जब यह धारणा स्थापित हो रही है, परसेप्शन बन रहा है और चुनाव के पहले केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, तो इसके पीछे भी कोई राजनीति है। और देखिए दूसरी बात, जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा है,
लोग कहने लगे हैं कि चारा घोटाले में और ऐसे घोटालों में फर्क क्या रह गया। और देखिए, आरोप तो पहले से ही चलता रहा है कि बिहार में जो रिटायर्ड प्राधिकारी हैं उनके बूते सरकारें चलाई जा रही हैं। तो जिनके यहाँ रेड हुई, जिनके यहाँ नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई, उन्हें किस तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार दिया गया, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो केंद्रीय एजेंसियों का दखल, और यदि बिहार में लूट मची है, परसेप्शन बन रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और दूसरी ओर इस तरीके से भ्रष्ट, जो आपने कहा कि रास्ता तय रहता है तो उस रास्ते पर चला चला जाना आसान होता है, कि मतलब जब संधि हो गई है कहाँ कितनी कमाई करनी है। तो इन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव के ठीक पहले क्या बिहार की शक्ल को, बिहार में जो सरकार है उसकी शक्ल को बिगाड़ रही है, और दूसरी ओर जो तुलना कर रहे हैं कि जिस तरीके से चारा घोटाले में सेवा विस्तार देकर प्राधिकारियों से करप्शन कराया जा रहा था, फिर वही ट्रेंड बिहार में दिखाई पड़ने लगा है। देखिए, इसकी ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कही। एक तो जी, ये बात है कि अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया, कुछ अधिकारी बहुत प्रिय हो गए, कुछ अधिकारी खटकने लगे, ये वाली जो बात है, जी, इसको एजेंसियों ने पकड़ा हुआ है इस बात को। और हुँ, उसका मकसद अभी चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियों के बिहार में घुसने का मतलब ही है प्रेशर बनाना, दबाव बनाना। जी, करप्शन रोकना इसका मकसद नहीं है, इससे कोई करप्शन हुँ, नहीं रुकता है। सबको पता है कि इस तरह के छापों से कभी करप्शन नहीं रुकता है, नहीं तो कब से ये छापे पड़ रहे हैं। हम बिल्कुल, अभी ही एक आंकड़ा देखे जो ईडी के डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, अब वो हुँ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अपॉइंट हो गए। अब जी, सोचिए कि कोई आदमी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी सरकार के लिए। वो लगभग जी, 5 साल ईडी के डायरेक्टर रहे और सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बाद हटाए गए, और अब उनको प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बना दिया गया है। जी, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे संजय मिश्रा के बारे में, तो ये पता चला कि उनके कार्यकाल के पहले साल में 2000 छापे पड़े थे। 2000 2000 छापे पड़े। सोचिए, 1 साल जी, के अंदर 2000 छापे पड़े। हुँ, और ये जो पीएमएलए का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2007 में जब से अस्तित्व में आया, उसके 17 साल में जितनी हुँ। संपत्तियां जब्त हुई हैं, उसका 65% जब्त हुआ था पहले 2 साल के कार्यकाल में संजय मिश्रा के। हाँ, और एक पहले तो दूसरा, ईडी को जानता कौन था? पहले ईडी को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। और ईडी का मतलब ये होता था कि क्राइम, जो सीबीआई है या जी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है स्टेट के, वो क्राइम स्टैब्लिश करेंगे, और प्रोसीड हुँ, ऑफ क्राइम जब तय हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अपराध करके ये संपत्ति एकत्रित की है, तब ईडी की जी, एंट्री होती है। अब उल्टा बिल्कुल। हो रहा है, अब तो पहले ईडी छापा मार दे रही है, सीबीआई उसके बाद आ हुँ, रही है। अभी जी, आप देखिए, अभी यही हुआ उसके भूपेश बघेल के मामले में कि ईडी ने पहले छापा मारा मार्च में ही, और उसके 15 दिन के बाद सीबीआई ने छापा मारा। अब उल्टी गंगा बिल्कुल। बह रही है। हुँ, तो अब ये जो, अगर इस तरह के छापों से अपराध रुक रहा होता, क्राइम भ्रष्टाचार रुक रहा होता, तो कब का रुक गया रहता। ये रोकना हुँ, मकसद नहीं होता है। 95-96% से ज्यादा छापे जो है वो अपोजिशन के लोगों को के पड़े हैं, अगर पॉलिटिकल मामलों की बात करें तो हुँ, ये उसका मकसद दूसरा होता है। यहाँ फ्रेंडली गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, इसके बावजूद छापे पड़ रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो उसके पीछे दबाव की राजनीति है। केंद्रीय बिल्कुल। एजेंसियों को जो विपनाइज किया गया है, उनको हथियार बना करके जो पॉलिटिक्स होती है, ये उसका एक पार्ट है। अब जी, देखिए, कोई राजनीतिक दल का कोई राजनेता हो, तो वो बहुत हुँ, जल्दी दबाव में नहीं आता है, क्योंकि जी, उसको आदत होती है दबाव झेलने की, और हुँ, उसको पता है कि उसकी वैलिडिटी जनता के बीच जाकर के हो जाएगी। आज अगर आप हुँ, छापे मार रहे हैं, आज कोई बात थोड़े कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल गए थे, क्योंकि हुँ, जब वो जेल गए तो उनकी, उसके बाद चुनाव जीत गए, वो उनकी उनकी अथॉरिटी वैलिडेट हो गई, उनकी उनकी लीडरशिप वैलिडेट हो गई। अब आपकी एजेंसी बिल्कुल। की बात लोग भूल जाते हैं। तो नेता हुँ, नहीं डरता है, ज्यादा नेता नहीं घबराता है, लेकिन अधिकारी बहुत घबराते हैं इन बातों से। उनके हुँ, यहाँ छापे पड़े तो जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। और वो उसमें भी ऐसे कैरियर ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अपने अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने समधी को, इन सब लोगों के बिजनेस खड़े कर रखे हैं, ठेकेदारी के कंस्ट्रक्शन की कंपनियां बना रखी हैं और ठेके दे दिला रहे हैं। उन लोगों को हुँ, ज्यादा दिक्कत होती है, उनके ऊपर तो शिकंजा कस जाता है। और जब जी, ऐसा कोई व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति, 2-4 आदमी, जब 2-4 ब्यूरोक्रेट, अधिकारी लोग जब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हो, तब हुँ, सरकारों के, तब बहुत आसान हो जाता है केंद्रीय एजेंसियों के लिए कि उनकी नस दबा दीजिए और कुछ पॉलिटिकल गेन कर लीजिए, कुछ राजनीतिक आप बढ़त हासिल कर लीजिए। तो बिल्कुल। इस पूरी कार्रवाई को उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि अभी हुँ, छापे पड़ रहे हैं, और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। आप देखिए उसका, कब से संजीव हंस जेल में है, उनके विभाग के लोग अभी भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं एक कोई धागा कोई है, जो कुछ चीजें पकड़ी गई हैं और किसी और पर निशाना लगाना है, किसी और का टेटुआ दबाना है। एक तो ये हुँ, जी, स्पष्ट दिख रहा है, और इसका हुँ, इसका फायदा उठाया जाएगा चुनाव में, जब जब तालमेल की बातें आगे बढ़ेंगी और जब दबाव डालने की बात आएगी।
और आपने जो दूसरी बात कही कि क्या इसका जो परसेप्शन बन रहा है कि चारा घोटाले की तरह अभी हो रहा है, तो वो भी इस सरकार की बदनामी का बड़ा कारण बनेगा। बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी के इसमें अपर हैंड में आ जाएगी और ये हम्म। कहने का ये मिलेगा कि अब हम ही लोग सरकार में रहे तो हमारे विभाग में बड़ी ईमानदारी रही, जनता का ध्यान भी इस पर नहीं जाएगा, क्योंकि जनता को तो लोकल करप्शन हमने पहले ही कहा कि उतना नहीं ध्यान में रहता है जितना बड़ा करप्शन ध्यान में रहता है। तो ये मैसेज बिल्कुल। धारणा बनेगा, जेडीयू के लोग ज्यादा बेलगाम है, नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं है, वहां ज्यादा भ्रष्टाचार है, वहां अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है लूट करने की। तो ये जो धारणा बनेगी, इससे जेडीयू की बार्गेनिंग की कैपेसिटी भी कम होगी और उसकी पॉलिटिकल पोल पोजीशन भी कमजोर होगी बिहार की पॉलिटिक्स में, जेडीयू। तो ये जो उसी दबाव की राजनीति का एक दूसरा पार्ट है कि परसेप्शन बिल्ड करके अपने सहयोगी को ही ऐसी पोजीशन में ले आना जहां से वो कमजोर रहे आपके सामने बातचीत करने में, आपके सामने बार्गेन करने में, आपके साथ सामने खड़े होकर के और तालमेल के लिए सीटों का मोल भाव करने में। तो ये एक चीज हमको दिख रही है। और इसका फायदा क्या होता है, कई बार ज्ञानेश्वर जी ऐसा होता है ना कि हम दिखाते हैं कि हमारी कमीज आपसे उजली है, तो इसका फायदा ये जो सबसे उजली कमीज किसकी है, तो भारतीय जनता पार्टी की है। एक आदमी चारा घोटाले में फंसा हुआ है और दूसरे चारा घोटाले की तरह के ही दूसरे घोटाले में जेडीयू के लोग फंसे हुए हैं। तो ये जो है, इसके बाद तो फिर कौन है सबसे परम पवित्र? कल साफ साफ आरोप कर रहा था ना कि वैसे प्राधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा है जो मंत्रियों के यहाँ रुपया बनाने वाले पहुंचाने वाले बहाक रहे हैं। तो अब तो जो राजनीति है, जिस कारण से आप आरजेडी को बदनाम करते आ रहे थे, उस कारण से आप स्वयं बदनाम हो रहे हैं और बीजेपी वाले बेदाग हो रहे हैं। और जिस तरीके से घटनाएं और घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं, जो रिटायर्ड प्राधिकारियों की बात हो रही है, तेजस्वी यादव डीके टैक्स की बात करते हैं, तो ये राजनीति। और आपने ठीक कहा कि जब सीट सेलिंग की बात होगी तो फिर दबाव बनाने की बात होगी, फिर ये जितने कच्चे चिट्ठे हैं सामने रखे जाएंगे कि आपकी स्थिति है क्या और आपके लोग कर क्या रहे हैं, आप कितने बेलगाम हो गए, आपकी जब शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। तो बिल्कुल, एक तो वो कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा। देखिए, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं कि कब किसी ने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है, कब किसी ने मेल लिखी हुई है, कब किसने, ये सारे चैट, सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, सारे ईमेल्स और सारे लेन देन का हिसाब किताब एजेंसी के पास होगा। आप वो रख दीजिए उस समय। और दूसरा, अभी आप मान लीजिए कि आज के बाद जो सर्वे होगा, कल के बाद जो सर्वे होगा, या पिछले महीने दिन का जो सर्वे है, उस सर्वे की रिपोर्ट भी सामने रख दी जाएगी कि भाई एक परसेप्शन बन रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है इस सरकार में। बिल्कुल। और सरकार के लोग जो भ्रष्ट हैं और सरकार के लोगों में जेडीयू के लोग ज्यादा भ्रष्ट हैं। तो ये सर्वे की रिपोर्ट है, ये एजेंसी के फिगर्स हैं। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, आप किस मुंह से फिर बार्गेन करिएगा, किस मुंह से दबाव डालिएगा? और नीतीश कुमार तो है नहीं कि जो बेदाग अपनी छवि और दामन लेकर के बैठे हुए हैं, जो कहें कि ठीक है तो हम काट देते हैं उन सबके टिकट, और हमारे नाम पर जब लड़ना है तो हमारी छवि तो बेदाग है ना। हालांकि ऐसा नीतीश कुमार की छवि को भी बहुत दाग लगाने की कोशिश हुई थी ज्ञानेश्वर जी, आपको ध्यान ही होगा, जब सृजन घोटाला हुआ और तमाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू आरजेडी के लोगों ने कहा, बीजेपी के भी अनेक लोगों ने उसमें नीतीश कुमार को लपेटने की कोशिश की जब बीजेपी अपोजिशन में रही। लेकिन नीतीश कुमार भी इतनी बड़ी है उनकी, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि उनकी ईमानदारी और पुण्यता इतनी बड़ी है कि कोई दाग उनके ऊपर चिपका। उनको हत्या के मामले में, एक हत्या के किसी केस में फंसाने की बात हुई, सृजन घोटाले में फंसाने की बात हुई, तो लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अब उस तरह का कोई नेता दूसरा नहीं बचा जो खड़े होकर के और उतने क्लेम कर सके कि भाई ठीक है, जो करप्ट लोग हैं तो हमारे नाम पर चुनाव लड़ना है तो हम तो बेदाग हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो सर्वे की रिपोर्ट होगी, कि सर्वे में जनता के बीच में एक धारणा बन गई है कि करप्शन बहुत हो गया है। का सर्वे आया हुआ है कि 50% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। ठीक बात है, 50% लोगों को सरकार के कामकाज से नाखुश है। तो जैसे जैसे ये दोनों सी की बात आपने कही, क्राइम और करप्शन, जैसे जैसे नीचे परकुलेट करेगी ये बात, जितना नैरेटिव नीचे जाएगा, उतना ज्यादा इन दोनों चीजों को लेकर के लोगों के भीतर नाराजगी बढ़ेगी और सरकार से नाखुश लोगों का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। आप क्राइम की बात कर रहे हैं अजीत जी, आप किसी भी जो गंभीर किस्म के पुलिस अधिकारी है, आज ही मुझसे एक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए शराबबंदी जो है ना, उसने हर घर में जो सिंडिकेट पैदा किया, जो डिलीवरी बॉय पैदा किया, जिससे अनाप शनाप कमाई हुई, हथियार इतना, देखिए जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप आरा स्टेशन पर तिहरा हत्याकांड लीजिए या डॉक्टर सुरभि हत्याकांड लीजिए, इसमें पेशेवर अपराधी नहीं दिखाई पड़े, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर हैं। अब सोचिए उन्होंने अपराध प्लान किया, कितनी आसानी से उन्हें पिस्टल मिल गई, कितनी आसानी से गोलियां मिल गई, कैसे उन्होंने फायर करना सीख लिया। तो
अब इस तरीके से हथियार सप्लायर, गोलियों की आपूर्ति और शराबबंदी से जो डिलीवरी बॉय या बड़े-बड़े सिंडिकेट ने जो संपत्ति अर्जित की है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? हथियार जमा कर रहे हैं और इसके बाद जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, वह तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और सरकार को बात समझ में आती नहीं है कि भाई क्या कारण है, क्योंकि अब हम यह भी समझते हैं कि क्राइम एनालिस्ट के रूप में कि जब शराबबंदी कभी खत्म होगी तो एक नया अंडरवर्ल्ड में एक नया गैंगवार फिर दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगा, वह भी चुनौती बनेगी। लेकिन बिल्कुल क्राइम पर भी जी, क्राइम आपने महाराष्ट्र का अंडरवर्ल्ड देखा है, सब कुछ देखा है, हम लोगों ने समझा गुजरात का देखा है कि क्या स्थिति होती है। तो ये तो बड़ी गंभीर चुनौती और नीतीश कुमार की दोनों यूएसपी जो है वह बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। देखिए, आपने जो कहा ना, शराबबंदी की बात कही आपने, दो तरह के अभी क्राइम हो रहे हैं हम लोग, और पहले भी जी, हम लोगों ने चर्चा किया था, जो ज्यादा हो बिल्कुल। रहा है, मुख्य रूप से हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, हुँ, लेकिन आर्थिक आर्थिक हित से जुड़े हुए अपराध हैं, या फिर जी, पैशन क्राइम है। हुँ, पैशन क्राइम है, या तो पैशन हुँ, क्राइम है, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्राइम है। बिल्कुल। पैशन क्राइम, आरा वाली घटना पैशन क्राइम है, लेकिन दूसरी कई घटनाएं हो रही हैं जो जमीन के लफड़े में है, शराब के लफड़े में है, या इन सूद ब्याज के धंधे के लफड़े में। जी, इन्हीं की वजह से ये सब, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि पेशेवर अपराधी शामिल है, बिल्कुल। लेकिन उनका जहां आर्थिक जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन हो जाता है, जहां आर्थिक हुँ, हित शामिल होता है, वहां फिर जान लेने से, गोली चलवाने में, हत्या करवाने में कोई परहेज नहीं है लोगों को। तो वही हुँ, आपने कहा, ये आर्थिक उस स्थितियों को भी अगर बिहार की ठीक किया जाए, और तमाम चीजें जिनको हम कह रहे हैं, शराब की बात हो, जमीन की बात हो, इन सबको रेगुलेट किया जाए, तो हुँ, दूसरा जो इंटरेस्ट का धंधा है, इन तीन चीजों को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। जो बिल्कुल। कहते हैं प्रशांत किशोर की, हमारे यहाँ से 26 लाख करोड़ रुपया जाकर के दूसरे स्टेट में बट जी, गया। अगर हुँ, ये स्मॉल फाइनेंस की व्यवस्था हो बिहार में, और बैंक छोटे छोटे लोन लोगों को आसानी से दें, सस्ते लोन, तो एक बड़ा क्राइम का हिस्सा, क्राइम का एक बड़ा वो जो है वो कम हो जाएगा। मतलब हुँ, आप, हम इस वक्त इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा ना कि ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल। होता कि अपराधी आइडेंटिफाइड हैं, कि ये अपराधी गैंगवार कर रहे हैं, ये अपराधी इस काम में है, वो अपराधी गिरोह इस काम में है, तब तो पुलिस ठोक करके सब ठीक कर दे। लेकिन जी, उस तरह का तो है नहीं मामला। मामला तो यहाँ हुँ, दूसरा है कि भाई आदमी इंटरेस्ट के धंधे में शरीफ लोग हैं, और वहां हुँ, वहां आर्थिक हितों की वजह से टकराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, जमीन के काम में हो रहा है, और दूसरा जो शराब के धंधे में लोग लगे हैं, जो पैसा पैसा जिनके पास आ रहा है और हथियार जुटा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। आर्थिक अपराध का ही एक रूप है, जिसको ठीक करना सरकार का काम हुँ, है, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस और जी, प्रशासन दोनों का अगर साथ मिलकर के कार्रवाई करें, एक इनको इकोनॉमिक ऑफेंस के तौर पर, आर्थिक अपराध के तौर पर, सामाजिक अपराध के तौर पर, और तब फिर अपराध पुलिस या पुलिस का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसके तौर पर आप देखेंगे, तब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, तब ये रुकेगा। अब नीतीश जी, कुमार उस सब प्लानिंग करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, और न हुँ, उन्होंने उनके नीचे कोई ऐसी व्यवस्था है, जो व्यवस्था अधिकारियों के साथ बैठ करके पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को बिठा करके सारी चीजों को ठीक कराए। तो क्राइम हुँ, के मामले पर भी वो स्थिति कमजोर होती जा रही है, और करप्शन के मामले में एकदम बेलगाम हो गई हैं सारी चीजें। इतना इतना बेलगाम हो गया है कि खुलेआम, जैसा आपने उस दिन किस्सा सुनाया कि किस तरह से शराब रख के लोग ले गए पुलिस वाले, और जाकर के उन हाँ, लोगों ने एटीएम से पैसे बिल्कुल। निकलवा कर घूस लिया। एक और छपरा का किस्सा देखिए देखिए बोलने का असर होता है। जी मैं बता नहीं पाया हूँ, अपने दर्शकों को विस्तार से कभी बताएंगे। जब लाइव सिटी ने उस मुद्दे को उठाया कि आप निलंबित करके केवल कैसे छोड़ देंगे, तो उन पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर हो गई है और अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। हाँ, हाँ, तो ये तो इस बात पे उठाया, हाँ। हाँ, तो इस बात तो देखिए इसी बात से हम मतलब जो आप आर्थिक अपराध की बात कर रहे थे, तो हम आर्थिक अपराध और आर्थिक भ्रष्टाचार दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 20% बिलों का धंधा जो भ्रष्टाचार की जननी बन गया है, और बिहार में जो डेवलपमेंट है और उसकी जो क्वालिटी है कि भाई जब ठेके 20% नीचे पर लिए जा रहे हैं, ऊपर से 10 से 15% का कमीशन है, तो यह हो गया 35%, और 15 से 20% ठेकेदार की बचत है। तो काम कितना हो रहा है, 50% कि 40%, और यह कैसे हो रहा है, और इसका असर बिहार और इसका असर जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता है, वह क्या प्रमाण दे रहा है और क्या गवाही दे रहा है? जी, जी। देखिए, जब ये बात होती है, हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा आपस में करते रहे हैं कि बिल्कुल। ये कितना बड़ा हुँ, फिनोमेनन, कैसा बड़ा संकट है। तो हमको एक सेना के बड़े अधिकारी की बात ध्यान आती है, अभी उनका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन वो कहते थे हुँ, कि जब जहाज उड़ाने हम लोग जहाज में बैठते हैं, तो दुश्मन से ज्यादा इस बात का डर रहता है कि हम उस जहाज में बैठे हैं जो सबसे कम बोली लगाने वाले ने दिया है।
तो जो जिसने सबसे कम बोली लगाई है तो वो कुछ ना कुछ तो जी कॉम्प्रोमाइज करेगा ना, तो बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो एक तो ये सबसे कम बोली लगाने वाला सिस्टम अपने आप में ही खराब है। अगर सरकार ने कोई एक रेट तय किया है कि हम ये काम हो सकता है 100 रुपए में, तो वही सरकार उस काम को कैसे 96 रुपए में और 90 रुपए में और 80 रुपए में किसी को करने के लिए दे सकती है? बिल्कुल जब बिल्कुल। आपने अपना सोच समझ के आपके डिपार्टमेंट ने काम करके कोई काम तय किया है कि 100 रुपए में होगा, तो वो काम दूसरा 80 रुपए में कैसे करेगा? फिर अगर किसी को 80 रुपए में आप दे रहे हैं, तो जिसने 100 रुपए का एस्टीमेट बनाया था उसको बुला करके आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमने कैसे 100 रुपए का एस्टीमेट बनाया, फला जी तो 80 रुपए में ले गए काम। तो ये जो आप जो रेट तय करते हैं, उस रेट से कम रेट पर काम देना अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। या तो जी सरकार सोच समझ के रेट तय करे, सारी चीजों के का रेट सरकार के पास है, उस हिसाब से आप रेट तय करें। कम ले रहा है, इसका मतलब कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो कम बोली लगा करके ले रहा है, इसका मतलब वो कुछ और खेल करना चाह रहा है, कुछ और उसका इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो लोएस्ट बोली लगा करके ले रहा है। और फिर उसमें अधिकारियों की मिली भगत होती है, उसके बाद उसमें खेल शुरू होते हैं, क्वालिटी ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, काम समय से पूरा नहीं किया जाता है, काम डिले होता जाता है और काम की क्वालिटी खराब होती जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि काम में इतना डिले हो जाता है कि आप जितने बिलों पर दिए रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उस काम का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इससे बिल्कुल। कभी कोई फायदा नहीं होता है। तो ये सब मिली भगत है, ये सब अधिकारी मिलजुल करके ये काम करते हैं। उस डिपार्टमेंट में इस काम को अभी पिछले दिनों ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल थी, प्रधानमंत्री ने स्वयं बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एनएचएआई के लोगों के साथ और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ एक बैठक की, दूसरे डिपार्टमेंट से भी, और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट ये सब बंद करिए, कि ये जो लोएस्ट पर देने का, बिलो जाकर के देने का काम, इसको चेक करिए। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इसको चेक करिए, बिल्कुल। इसको चेक करिए। उन्होंने वो भी चाहते हैं, उनके दिमाग में भी ये बातें हैं, लेकिन बिहार में कौन चेक करे? देश कौन के स्तर चेक करेगा, ये सवाल है। बिल्कुल भाई, देश के स्तर पर तो मान लीजिए प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं, प्रदेश के स्तर पर कौन विचार करेगा? प्रदेश के मुखिया जो है वो विचार करने की स्थिति में ही नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ जिसको मन हो रहा है जिस तरह का, वो कर रहा है। और उस लोएस्ट में जाने के लिए जो मारामारी है वो अलग है। मतलब साधारण जो ठेकेदारी का एक हमने देखा, अभी कई डिपार्टमेंट है छोटे छोटे जहां काम मिलते हैं, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, और इसी तरह से सब आदमी अपने अपने काम मैनेज करने में लगा हुआ है। तो ये एक तरह से लग रहा है कि पूरा काम कराने का जो सिस्टम है सरकार में, वो बेलगाम हो गया है। उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, न क्वालिटी का कंट्रोल है, न उसमें कोई न्यूनतम इंटीग्रिटी, ईमानदारी का कोई कंट्रोल है, कोई पैरामीटर लागू नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से कई स्तर पर क्राइम बढ़ रहे हैं। पहले भी ठेकेदारी में क्राइम होता था, लेकिन जब सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी, तो एक तय हुआ कि अब ऑनलाइन हो गई सारी चीजें, अब टेंडर वेंडर सब ऑनलाइन होता है, तो अब ईमानदारी भी आ जाएगी और क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन कहाँ कम हो रहा है? न करप्शन कम हो रहा है, न क्राइम कम हो रहा है। अगर करप्शन कम हो रहा होता, ये कहाँ से पैसे इतने आए हैं जो 24 घंटे से गिने जा रहे हैं? तो ये तो कोई ना कोई दे के गया है किसी न किसी फेवर के बदले में। बिल्कुल। उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो वो तो कंट्रोल नहीं होगा। बिहार में जो लोकल क्राइम है, जो लोकल, जिसको आम आदमी, और इतने पैसे घर में, मतलब इतने पैसे घर में ये तत्काल वाले होंगे, क्योंकि अधिकारियों को तो पता होता ही है ना कि भाई हमारे यहाँ छापा पड़ सकता है, तो छुपाने की जगह भी उन्होंने रखी होगी जहां से अभी तक नहीं मिला होगा। यह भी बड़ी बात है ना। हमने, ज्ञानेश्वर जी, हमने, आपने और आपको कितने लोगों ने कहा, आपने बताया कई बार, हमको भी लोगों ने कहा कि अगर खाली बनारस में जाकर के और झारखंड रांची जाकर के और जमशेदपुर में जाकर के या दिल्ली नोएडा आकर के कोई आदमी अगर जांच कर लिया जाए, कितने बिहार के अधिकारियों के, और छोटे छोटे अधिकारी छोड़ दीजिए, बड़े छोटे छोटे पुलिस के दारोगा इंस्पेक्टर तक, और कस्टम के जो वो क्या आबकारी विभाग में काम करने वाले लोगों के कितने घर और कितनी कोठियां बनी हुई हैं, कितनी जमीनें उन्होंने ली हुई हैं। तो वो छिपाने के सारे तरीके हैं। ये तो हो सकता है कि ऐसी किस्त जो अभी आई हो और डिस्पोज ऑफ नहीं हुई हो, तो वो उतनी पकड़ी गई। तो ये बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां प्रति व्यक्ति आमदनी हम लोग डिस्कस करते हैं कि 60,000 रुपया है, वहां ऐसे करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाना किसी अधिकारी के यहाँ, अधिकारी मतलब इंजीनियर्स के यहाँ, और 8 अधिकारी, हमने खबर देखी कि 8 अधिकारी जो स्टेट सर्विस के हैं, उनके यहाँ छापे पड़े हैं, इंजीनियर्स के यहाँ छापे पड़े हैं। और अगर पंडोरा बॉक्स खुल जाए, अगर ईमानदारी से जांच करा लिया जाए, तो कोई विभाग ऐसा नहीं बचेगा जहां ऐसा खुलेआम करप्शन नहीं हो रहा है। और देखिए इसके बाद भी देखिए कि भाई मुख्यमंत्री कितने बेसुध हैं कि उन्हें संभालने के लिए मंत्रियों को लगना पड़ रहा है। आपने देखा रोज ही एक्सपोज हो जा रहे हैं कि कभी विजेंद्र यादव संभाल रहे थे और कभी विजय कुमार चौधरी संभाल रहे थे। अब तो भाजपा जिस वक्त का इंतजार कर रही थी, वह वक्त आ गया है और भाजपा अपनी मर्जी थोपेगी और फिर बिहार में लड़ाई का दृश्य ही बदल जाएगा।
हाँ, तो ये भी हमको समझ नहीं आ रहा है। 10 बार हम लोग कह चुके हैं जिसको हमारे कहने पर लोग सवाल भी उठाते हैं, जी लेकिन क्यों पब्लिक अपीयरेंस ज़रूरी है मुख्यमंत्री की? मानते ही मुख्यमंत्री नहीं है। की कोई ज़रूरत नहीं है मुख्यमंत्री की। हाँ, वो जी नहीं मानते, ये भी लोगों ने कहा कि वो खुद ही नहीं मानते हैं, और फिर जब वो नहीं मानते हैं, तो उनको कौन समझा सकता है, कौन मना सकता है कि आप बिल, मत चलिए, आप बैठिए यहीं बिल्कुल बैठ के। हम लोगों ने चर्चा की, उसको कई लोगों ने एप्रिशिएट किया, कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए। एप्रिशिएट करने का जी ये है कि प्रधानमंत्री को वीडियो मैसेज जारी कर दे। प्रधानमंत्री का रिटन स्टेटमेंट आ जाए, प्रधानमंत्री के बयान आ जाए, जो उनका पीआरडी जो है वो जारी कर दे, तो ऐसा मुख्यमंत्री ही का होता है। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री, हाँ, वही मुख्यमंत्री का, जी प्रधानमंत्री का नहीं बात करिएगा, हम्म, मुख्यमंत्री का वीडियो जी संदेश आ जाए, उनकी तरफ से पीआरडी जो है उनका, वो उनके संदेश, उनके बयान जारी कर दे, किसी भी खबर पर कोई उनका बधाई संदेश है, कुछ देना है, आप कर दीजिए। पब्लिक अपीयरेंस कम करिए, नहीं तो ये जो, बिल्कुल अगर आप उन्हीं के चेहरे को लेकर के चुनाव में जाना चाह रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व को चुनाव में लेकर के जाना चाह रहे हैं, तब तो ये अपने पैरों पर आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बीजेपी सही जेडीयू बात के दोनों के लोग अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि यही तो नैरेटिव बनाना है तेजस्वी यादव को और कांग्रेस पार्टी को, कि जी भाई मुख्यमंत्री अब हम्म, कोई भी डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है, जो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, तो उनकी हम्म, बात तो प्रमाणित हो जाएगी ना। तो उनको क्यों प्रमाण दे रहे हैं आप खुद ही चल के आगे ये चीजें। लेकिन अब ये तो एक हम लोग उनकी सेहत को लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभी जो हम लोग का जो दोनों मुद्दे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो क्राइम और उसको बिल्कुल कंट्रोल करने का, और चुनाव तक अगर नहीं कंट्रोल हुआ, तो ये एकदम दो धारी तलवार है। ये बीजेपी अगर समझ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार और उनके जेडीयू के मंत्री एक्सपोज होंगे तो हमको फायदा हो सकता है, वो ये दो धारी तलवार है, शेर की सवारी की तरह है। बिल्कुल आप गिर गए जी तो शेर खा भी सकता है। ऐसा ना हो कि ये दो धारी तलवार आपको भी नुकसान पहुंचा दे और इसका फायदा बिल्कुल तेजस्वी यादव को हो जाए। आप नैरेटिव बनवा रहे हैं कि चारा घोटाले की तरह ही अभी भी हो रहा है, तो इसका हम्म, फायदा ऐसा ना हो कि चारा घोटाले का जिस पर आरोप लगा है उसको मिल जाए। लोगों को यही उसको चुनना हो कि चारा घोटाले की तरह ही यहाँ भी है, तो क्यों नहीं उसी को चुन लें। तो हम्म, ये दो धारी तलवार है। बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए है कि असर होगा तो ये नहीं असर होगा कि या जेडीयू को हरवा दिया और बीजेपी पर असर नहीं होगा उसका। उसका हम्म, असर सब पर हो सकता है। इसलिए ये सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी कि इस तरह की घटनाएं रुके, अपराध रुके, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, और नीतीश कुमार को लेकर के जो धारणा बन रही है वो धारणा ठीक हो, या कम से कम उसको ज्यादा फोडर न मिले। बिल्कुल तो देखिए धारणा जो बन रही है उस धारणा के बारे में सभी को सोचना होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगाना ही होगा। बिहार की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।